जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कक्षा में हम बात करेंगे सर्वनाम की। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली कक्षाओं में हम बात कर चुके हैं किसकी? संज्ञा की। पिछली कक्षा में किसकी बात कर चुके हैं? संज्ञा की। आज की कक्षा में हम बात करेंगे किसकी? सर्वनाम की। देखो, सर्वनाम जो शब्द है मित्रों, सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है। सर्व धन नाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है नाम। सभी के नाम। सभी के नाम। सर्व का अर्थ सभी और नाम का अर्थ नाम। सभी का नाम। अब ये सभी किसका नाम भाई? सभी का नाम हमने बोल तो दिया, लेकिन किसका नाम? सभी संज्ञाओं के स्थान पर। संज्ञाओं के स्थान पर आने वाला शब्द। अर्थात ऐसा शब्द जो किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। क्या कहलाता है भाई? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे अपन कहें राम बाजार गया। राम बाजार गया। राम बाजार गया। दोस्तों, जब हमने वाक्य लिखा राम बाजार गया, तो यहां ये जो राम शब्द है, ये क्या है जी? संज्ञा है। राम जो शब्द है ये मित्रों क्या है? संज्ञा है। हम ये बात कर रहे हैं, हमने कहा सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना। सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम। वे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, राम यहाँ संज्ञा है। अब राम की जगह अपन सर्वनाम लाएं तो वह बाजार गया। अब वह जो शब्द है दोस्तों, वो किसकी जगह आया है? वह जो शब्द है वो किसकी जगह आया है? राम की जगह आया है। वह शब्द किसकी जगह आया है? राम की जगह आया है। जब वह शब्द राम की जगह आया है तो ये वह जो शब्द है यह क्या है भाई? यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है जी? सर्वनाम है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे अपन ये कहें कि सीता खाना पका रही है। सीता खाना पका रही है। इस वाक्य में यदि अपन बात करें तो कर्ता जो है दोस्तों, कर्ता कौन है भाई? सीता है। और सीता जी जब कर्ता है तो क्या है? संज्ञा है। क्या है जी? संज्ञा है। फिर अपन थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं वह खाना पका रही है। तो वे शब्द दोस्तों जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, क्या कहलाते हैं जी? सर्वनाम कहलाते हैं। पुनः सुनिए दोस्तों कि सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है। सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम। अर्थात वे शब्द मित्रों जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं जी? सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, सर्वनाम के प्रकार की बात करें अपन। सर्वनाम के क्या देखें जी? प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। और सर्वनाम के प्रकारों की यदि दोस्तों हम बात करें, सर्वनामों के यदि प्रकारों की बात करें तो सर्वनाम जो है
वो मुख्यतः, सर्वनाम जो है वो मुख्यतः सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के हैं। मुख्यतः जो सर्वनाम है वो मित्रों कितने प्रकार के हैं जी? 6 प्रकार के हैं। मुख्यतः सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम कौन सा है जी? पुरुषवाचक। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक। तीसरा सर्वनाम जो है दोस्तों वो है अनिश्चयवाचक। तीसरा सर्वनाम क्या है जी? अनिश्चयवाचक। चौथा सर्वनाम है निजवाचक। पांचवा सर्वनाम है मित्रों प्रश्नवाचक। पांचवा सर्वनाम प्रश्नवाचक। और छठवा और अंतिम संबंधवाचक। तो यदि हमसे पूछे कि सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों सर्वनाम जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। यदि एक पंक्ति प्रश्न हमसे किया जाए कि सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों उत्तर होगा सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जी? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन पूछने वाला यदि प्रश्न को बदल दे और हमसे दूसरी बात पूछ ली जाए और हमसे बात की जाए कि कुल सर्वनाम और कुल सर्वनामों की यदि दोस्तों बात की जाए तो कुल सर्वनामों की संख्या हो जाती है कितनी? 7। कुल सर्वनाम जो होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? 7 होंगे। कुल सर्वनाम 7 कैसे होंगे भाई? जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है जी? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका एक उपभेद बनता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसी का एक उपभेद बनता है दोस्तों, कौन सा? सहसंबंधवाचक। तो मुख्यतः जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? मुख्यतः सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और जो कुल सर्वनाम है उनकी संख्या हो जाती है दोस्तों कितनी? 7। फिर हमसे एक पंक्ति प्रश्न कर लिया जाए कि मुख्यतः सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम नहीं है। यदि हमसे ये प्रश्न किया जाए कि मुख्यतः सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा कि मुख्यतः सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम नहीं है? मुख्यतः सर्वनामों में ये जो सहसंबंधवाचक सर्वनाम है, मुख्यतः सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम नहीं है? सहसंबंधवाचक जो सर्वनाम है वो मुख्यतः सर्वनामों में नहीं है। सहसंबंधवाचक जो सर्वनाम है वो मुख्यतः सर्वनामों में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्द तो 2 शब्दों के योग से बना, सर्व प्लस नाम, और मुख्यतः सर्वनाम 6 हैं। कुल सर्वनाम कितने हो गए? 7 हो गए। कुल सर्वनाम कितने हो गए जी? 7 हो गए। अब ये जो 6 सर्वनाम हैं इनमें आने वाले सार्वनामिक शब्द, कई बार सर्वनामों की संख्या नहीं पूछता हमसे, कई बार हमसे पूछा जाता है सार्वनामिक शब्द कितने होते हैं। तो जैसे अपन ये बात कर रहे थे, अपन ने उदाहरण लिए दोस्तों कि राम बाजार गया, वह बाजार गया, सीता बाजार गई, वह बाजार गई। ये जो वह है ये क्या है? सार्वनामिक शब्द है। ये क्या है? सार्वनामिक शब्द है। और इन सार्वनामिक शब्दों की संख्या हमसे पूछे, सार्वनामिक शब्द हमसे यदि सार्वनामिक शब्दों की संख्या पूछी जाए, किनकी संख्या पूछी जाए? सार्वनामिक शब्दों की संख्या पूछी जाए, तो सार्वनामिक शब्दों की संख्या होती है मित्रों कितनी? 11 है।
सार्वनामिक शब्दों की संख्या यदि हमसे पूछी जाए तो सार्वनामिक शब्दों की संख्या मित्रों कितनी होगी जी? 11 है। देखो पुनः सुनो, मुख्यतः सर्वनाम 6 थे, कुल सर्वनाम 7 हैं और मुख्यतः सार्वनामिक शब्दों की यदि संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी दोस्तों? 11 होगी। कौन कौन से 11 सार्वनामिक शब्द हैं? देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, क्या, कुछ, कौन। मुख्यतः सार्वनामिक शब्दों की संख्या दोस्तों कितनी है? 11 है। मुख्यतः सार्वनामिक शब्दों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से सार्वनामिक शब्द मुख्यतः हैं? जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, क्या, कुछ, कौन। ये मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द हैं इनकी संख्या कितनी है? 11 है। पुनः सुनिए, सर्वनाम जो थे वो कितने थे? 6 थे मुख्यतः है। कुल सर्वनामों की संख्या की बात की जाए तो 7 है और मुख्यतः सार्वनामिक शब्द पूछे तो कितने हैं? 11 हैं। अब इन 11 सार्वनामिक शब्दों तथा इनके विकृत रूपों का प्रयोग होता है इन 6 सर्वनामों में। ये जो 6 सर्वनाम हमने लिखे, ये पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इन 6 सर्वनामों में इन 11 सार्वनामिक शब्दों तथा इनके विकृत रूपों का प्रयोग होता है। अब हमें एक बात समझनी, यहां सर्वनाम समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि सार्वनामिक शब्दों में विकृति कैसे होती है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण देखिए, हमने अभी एक उदाहरण लिया था, सीता बाजार गई। हमने उसका सार्वनामिक रूप लाए, वह बाजार गई, वह बाजार गई। अब वह बाजार गई, ये वह जो है वो सार्वनामिक शब्द है। वह जो है आप सभी को पता है कि ये क्या है? सार्वनामिक शब्द है। लेकिन ये जो सार्वनामिक शब्द है ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का, ये गई से पता चलेगा। वह बाजार गई तो ये क्या है? स्त्रीलिंग का है। ये सार्वनामिक शब्द कैसा है जी? स्त्रीलिंग का है। अब एक वचन का है या बहुवचन का, तो फिर क्रिया से ही हिंदी में लिंग और वचन का पता किससे चलता है? वाक्य में यदि देखो आप तो लिंग और वचन का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। तो ये एक वचन का करता है, स्त्रीलिंग एक वचन। यदि मान लो बहुवचन का सर्वनाम आए, किसका सर्वनाम आए जी? बहुवचन का सर्वनाम आए। बहुवचन का सर्वनाम आए तो क्या आएगा? वे बाजार, वे बाजार गए, वे बाजार गए। यहां वे जो सर्वनाम है, यहां वे जो सर्वनाम है वो सर्वनाम तो है लेकिन स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का, एक वचन का, बहुवचन का। ये जो सर्वनाम है ये बहुवचन का है। किसका है जी? बहुवचन का है। मतलब इसमें स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो वह का जो विकृत रूप बना है वो क्या बना है? वे बना है। वह का विकृत रूप क्या बना है? वे बना है। जैसे मैं एक सर्वनाम है, मैं जो सर्वनाम है इसका विकृत रूप मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझको, ये इसके क्या है? विकृत रूप है। अब ये जो विकृत रूप है दोस्तों, ये बने कैसे हैं? ये विकृत रूप कैसे बने हैं? ये विकृत रूप जो बने हैं वो विभक्ति और वचन के आधार पर बने हैं। किसके आधार पर बने हैं? विभक्ति और वचन के आधार पर। मतलब मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द हैं, यहां आपको फिर एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द हैं वो 11 हैं। इन सार्वनामिक शब्दों और इनके विकृत रूपों का प्रयोग होता है कितने सर्वनामों में?
6 सर्वनामों में। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो विकृत रूप हैं, ये जैसे वह से वे, मैं से मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझको, ये विकृत रूप बनते कैसे हैं? ये विकृत रूप जो बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं? कारक और वचन के आधार पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम सार्वनामिक शब्दों की विकृति देखते हैं कि सार्वनामिक शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वो किस कारण से होता है। सार्वनामिक शब्दों में विकार, सार्वनामिक शब्दों में विकार। और सार्वनामिक शब्दों में विकार कितने कारणों से होता है दोस्तों? 2 कारणों से होता है। सार्वनामिक शब्दों में विकार के दोस्तों जो कारण है वो कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। सार्वनामिक शब्दों में विकार के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। पहला जो कारण है वो है विभक्ति। क्या है जी? विभक्ति। सार्वनामिक शब्दों में विकार का पहला कारण क्या है दोस्तों? विभक्ति है। और सार्वनामिक शब्दों में विकार का जो दूसरा कारण है वो है वचन, वो है वचन। आपको यहां यह भी बात याद रखनी पड़ेगी कि जब हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था, आपको याद होगा पिछली कक्षाओं में हमने शब्दों का वर्गीकरण किया, और शब्दों का वर्गीकरण जब हमने रूप परिवर्तन के आधार पर किया, शब्दों का वर्गीकरण जब हमने रूप परिवर्तन के आधार पर किया, तो हमने कहा कि रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले शब्द विकारी और दूसरे अविकारी। हमने कहा वे शब्द जो लिंग, वचन और विभक्ति, वे शब्द जो लिंग, वचन व विभक्ति के आधार पर परिवर्तित हो जाए, लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर परिवर्तित हो जाए, उन शब्दों को हमने कौन से शब्द कहे? विकारी शब्द कहे। कौन से शब्द कहे? विकारी शब्द कहे। और आपको याद होगा कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी थी? विकारी शब्दों की संख्या कितनी थी जी? विकारी शब्दों की संख्या थी कितनी? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 4 थी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहां अपन बात करें कि सार्वनामिक शब्दों में विकार केवल विभक्ति और वचन के आधार पर होता है। लिंग के कारण, लिंग के कारण सार्वनामिक शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है। लिंग के कारण सार्वनामिक शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो सार्वनामिक शब्दों में हमसे विकृति के कारण पूछे तो कितने? 2, विभक्ति और वचन। लिंग के कारण सार्वनामिक शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। उदाहरण देखिए, जैसे वह रो रहा है, वह रो रहा है, वह रो रहा है, वह रो रही है, वह रो रही है, वे रो रहे हैं, वे रो रहे हैं। यहां यदि आप उदाहरण देख पा रहे हैं मित्रों, तो आप पाएंगे कि वह रो रहा है, वह रो रहा है में जो वह है, वह जो सर्वनाम है ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का? ये जो सर्वनाम है ये पुल्लिंग एकवचन का है। किसका है जी? पुल्लिंग एकवचन का है, पुल्लिंग एकवचन का। यहां आप यदि देखें वह रो रही है, इसमें वह रो रही में वह जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग एकवचन का है और वे किसका है? बहुवचन का है। यहां आप देखो पुल्लिंग के लिए भी वह है और स्त्रीलिंग के लिए भी वह है, अर्थात जो सार्वनामिक शब्द है इसमें लिंग के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। पुनः सुनिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किनकी? सर्वनाम की। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वनाम की बात कर रहे हैं कि सर्वनाम शब्द कितने शब्दों के योग से बना? 2 शब्दों के योग से बना। सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम। संज्ञाओं के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। फिर हमने उदाहरण लिए, आगे हमने सर्वनाम के प्रकार देखे, और सर्वनाम यदि मुख्यतः पूछे जाए, मुख्यतः जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के हैं?
6 प्रकार के हैं। मुख्यतः सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। और कुल यदि सर्वनाम पूछे हमसे, कुल यदि सर्वनाम पूछेगा तो कुल सर्वनामों की संख्या हो जाएगी कितनी? 7, क्योंकि संबंधवाचक का एक उपभेद और चलता है। संबंधवाचक का एक उपभेद और चलता है, कौन सा? सह संबंधवाचक। संबंधवाचक का एक उपभेद और चलता है, कौन सा? सह संबंधवाचक। फिर आगे हमने देखे सार्वनामिक शब्द, और मुख्यतः सार्वनामिक शब्द कितने हैं? 11 हैं। मुख्यतः सार्वनामिक शब्द कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, क्या, कुछ, कौन। ये मुख्यतः सार्वनामिक शब्द 11 हैं। आगे हमने बात की कि ये जो मुख्यतः सार्वनामिक 11 शब्द हैं, इनमें विकार उत्पन्न होता है, और विकार के जो कारण है, विकार के जो कारण है वो कितने हैं? 2 हैं, विभक्ति और वचन। लिंग के कारण सार्वनामिक शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब हम समझते हैं कि विभक्ति और वचन के आधार पर, विभक्ति और वचन के आधार पर सार्वनामिक शब्दों में विकार कैसे उत्पन्न होता है। इधर देखिए, विभक्ति और वचन के आधार पर सार्वनामिक शब्दों में विकार उत्पन्न कैसे होता है। तो विभक्ति दोस्तों किसे कहा जाता है? विभक्ति संस्कृत में होती है कारकों में। विभक्ति किन में होती है? कारकों में। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सार्वनामिक शब्दों में विकार का कारण एक तो कारक है और एक वचन है। तो इधर तो लिख रहे हैं अपन कारक, कारक, एक वचन और दूसरा बहुवचन। यहां हमने लिंग नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि लिंग के कारण सार्वनामिक शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। पहला कारक लेते हैं अपन। पहला जो कारक है दोस्तों वो कौन सा है? कर्ता कारक। दूसरा कारक कर्म कारक। तीसरा कारक करण कारक। संप्रदान कारक, अपादान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये कारक कितने हो गए जी? 7। हालांकि एक कारक और आता है, कौन सा? संबोधन। लेकिन संबोधन की वजह से सार्वनामिक शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो यदि हमसे ये पूछे, पूछने वाला प्रश्न को बदल दे, कारक के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के? कारक के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के? तो कारक के आधार पर दोस्तों जो सर्वनाम होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 7 प्रकार के हो जाएंगे। यहां संबोधन कारक की बात नहीं होगी। जैसे पहला जो सार्वनामिक शब्द लिखा हमने, पहला जो सार्वनामिक शब्द लिखा हमने वो कौन सा था? मैं। पहला जो सार्वनामिक शब्द लिखा दोस्तों हमने वो कौन सा था? मैं। तो इस मैं की जानकारी लेते हैं कि मैं में विकृति होती कैसे है। विभक्ति और वचन के कारण, कारक और वचन के कारण इनमें विकार उत्पन्न कैसे होता है। इधर देखिए, कर्ता कारक का कारक चिह्न क्या होता है? ने। लेकिन कई बार कर्ता कारक के साथ कोई कारक चिह्न नहीं आता, जिसे शून्य कारक चिह्न कहते हैं। तो मैं का एक वचन का रूप या तो मैं बनेगा या क्या बनेगा? मैंने। या तो मैं बनेगा या क्या बनेगा? मैंने। अब बहुवचन का रूप क्या बने? मैं का बहुवचन रूप होता है हम या हमने, कर्ता कारक के लिए। यह प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों, यह प्रश्न आया, मैं आपको परीक्षा भी बता सकता हूं। यह प्रश्न आया पीआरटी भर्ती परीक्षा, पीआरटी भर्ती परीक्षा 2019, पीआरटी भर्ती परीक्षा 2019 या 18, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 18 या 19 में डीएसएसबी में पीआरटी भर्ती परीक्षा लगी थी। अक्टूबर या नवंबर महीने की बात है। उस समय एक प्रश्न आया था कि मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? तो मैं का बहुवचन रूप जो होता है वो क्या होता है? हम। मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? हम। तो कर्ता कारक के लिए मैं का एकवचन का रूप है मैं या मैंने, और बहुवचन का रूप है हम या हमने। अब दूसरा कारक क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक का मुझको,
या मुझे, मुझको या मुझे। और यहां बहुवचन का रूप क्या बनेगा? हमको या हमें। बहुवचन का रूप क्या बना जी? हमको या हमें, हमको या हमें। अगला कारक कौन सा है? करण। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा, क्योंकि करण कारक के लिए संस्कृत में एक सूत्र है, साधकतम करना। साधकतम करना, वे साधन जिनके द्वारा क्रिया संपन्न हो, वे साधन जिनके द्वारा क्रिया क्या हो? संपन्न हो। उनमें कौन सा कारक माना जाता है? करण कारक माना जाता है। तो यहां जो शब्द बनेगा विकृत रूप मुझसे, मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा। फिर यहां बहुवचन के लिए हमसे, हमसे या हमारे द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा। अगला कारक दोस्तों कौन सा है? अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहां होता है? फिर संस्कृत का एक सूत्र आता है, कर्माणा यम्मी प्रेति स संप्रदानम। कर्माणा यम्मी प्रेति स संप्रदानम, अर्थात जिसके लिए कर्म किया जाए, जिसके लिए कर्म किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का कारक चिन्ह आप सभी जानते हैं, के लिए। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या आता है? के लिए। तो मेरे लिए, मेरे लिए, ये एकवचन का विकृत रूप बन जाएगा। और बहुवचन का विकृत रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे लिए। बहुवचन का विकृत रूप क्या बनेगा? हमारे लिए। अगला कारक अपादान कारक। अगला कारक कौन सा? अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह भी से होता है, लेकिन भाव होता है किसका? अलग होने का। कारक चिन्ह तो से होता है, लेकिन भाव किसका होता है? अलग होने का। और अपादान कारक का जब कारक चिन्ह से होता है, भाव अलग होने का है, तो संस्कृत का फिर यहां एक सूत्र आता है दोस्तों, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम मतलब निश्चित स्थान, जहां मैं खड़ा हूं वो मेरा ध्रुव है, जहां आप बैठे हैं वो आपका ध्रुव है। तो ध्रुवम पाए अपादानम, निश्चित स्थान से यदि कोई वस्तु अलग होती है, निश्चित स्थान से यदि कोई वस्तु अलग होती है, तो उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे अपन ये कहें दुल्हा घोड़े से गिर गया, दुल्हा घोड़े से गिर गया। अब दुल्हा कहां बैठा था भाई? घोड़े पर बैठा था, तो दुल्हा का ध्रुव क्या था? घोड़ा था। अब घोड़े से गिर गया, तो घोड़े में कौन सा कारक? अपादान कारक। और अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या आता है? से आता है। तो यहां फिर मुझसे, मुझसे, और इधर क्या जाएगा? हमसे। संबंध कारक का कारक चिन्ह का, के, की। संबंध कारक के कारक चिन्ह का, के, की। लेकिन मैं के साथ आता है क्या? रा, रे, री। तो मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे। इधर बहुवचन के रूप बनाए तो हमारा, हमारी, हमारे। बहुवचन के रूप बनाए तो क्या बनाएंगे? हमारा, हमारी, हमारे। बहुवचन के रूप कौन से बने जी? हमारा, हमारी, हमारे। अगला और अंतिम जो कारक है वो कौन सा कारक? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक के बारे में फिर एक बात है कि आधारो अधिकरणम। संस्कृत में फिर एक सूत्र मिलता है, आधारो अधिकरणम। वह स्थान जहां क्रिया घटित होती है, वह स्थान जहां क्रिया घटित होती है, उसमें कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक है। जैसे बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा है, बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो ये पतंग उड़ाने वाली जो क्रिया है वो कहां घटित हो रही है? छत पर घटित हो रही है। तो छत शब्द में कौन सा कारक जी? अधिकरण कारक। छत शब्द में कौन सा कारक? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के कारक चिन्ह आप सभी को पता है, मैं और पर। तो यहां मुझ में, मुझ में, मुझ पर,
मुझ में और मुझ पर, ये इसके क्या बन गए? विकृत रूप। इधर हम में हम पर, ये सार्वनामिक शब्दों में विकृति इस प्रकार से होती है। पुनः सुनिए, हमने बात की कि मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द हैं, मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द हैं वो कितने हैं? 11 हैं। मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द हैं वो कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से मुख्यतः 11 सार्वनामिक शब्द हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, क्या, कुछ, कौन। फिर आगे हमने बात की जो सार्वनामिक शब्द हैं इनमें विकृति के कारण कितने हैं? सार्वनामिक शब्दों में विकृति के जो कारण हैं वो कितने हैं? 2 हैं, विभक्ति और वचन। हालांकि विकारी शब्द के लिए हमने लिंग भी लिखा था, लेकिन सार्वनामिक शब्दों में लिंग के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। सार्वनामिक शब्दों में लिंग के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। फिर आगे हमने समझा कि ये जो लिंग, कारक और वचन के आधार पर जो विकृति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो हमने उदाहरण लिया पहले कारक का, और जो पहला कारक था वो क्या था? मैं। पहला जो सार्वनामिक जो शब्द था, क्षमा करें, पहला जो सार्वनामिक शब्द था वो क्या था? मैं था मित्रों। अब मैं का कर्ता कारक एकवचन में कैसे रूप बनेंगे और कर्ता कारक बहुवचन में कौन से रूप बनेंगे? इसी प्रकार से हमने कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक एकवचन और बहुवचन के रूप हमने देखे। तो मुख्यतः सार्वनामिक शब्द 11 ही हैं। इनके विकृत रूप जो होते हैं वो विभक्ति और वचन अर्थात कारक और वचन के हिसाब से बनते हैं। हमने एक का देखा, मैं का, बाकी आप सभी ये जो 11 हैं इनके विकृत रूप बनाने का प्रयास करेंगे। जो बातें यदि समझ में नहीं आए, जहां समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट छोड़ सकते हैं। अब आगे यदि हम चले तो अब हम कारकों, क्षमा करें, सर्वनाम को समझते हैं। और पहला जो सर्वनाम है, वापस लौटिए, पहला जो सर्वनाम है वो कौन सा है दोस्तों? पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक। तो अब हम सर्वनाम को समझते हैं। पहला सर्वनाम लेते हैं पुरुषवाचक। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। और पहला जो सर्वनाम है नंबर 1, वो कौन सा है जी? पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? पुरुषवाचक। अब ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है। इस आधार पर ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम समझ रहे हैं अपन कि पहला जो सर्वनाम है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार? 3 प्रकार। किसके आधार पर? कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है। नंबर 1 कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एक तो यहां आता है उत्तम पुरुष। पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक का पहला भेद उत्तम पुरुष। दूसरा आता है दोस्तों मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा पुरुष जी? मध्यम पुरुष। और तीसरा और अंतिम जो है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? आपसे सीधे तौर पर एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में, आगामी जो आपकी भर्ती परीक्षा है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में हमसे सीधे तौर पर प्रश्न किया जा सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष किसके आधार पर है, मध्यम पुरुष किसके आधार पर है, अन्य पुरुष किसके आधार पर है। तो कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, इस आधार पर ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 3 प्रकार के हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब इनको अलग अलग समझते हैं अपन कि उत्तम पुरुष कहां होगा, मध्यम पुरुष कहां होगा और अन्य पुरुष कहां होगा। देखिए, सबसे पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहां होगा दोस्तों? कहने वाला, कहने वाला, कहने वाला अपने लिए, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है, वे कौन से पुरुष में आते हैं जी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि पहला जो सर्वनाम है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, इस आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और सबसे पहला दोस्तों हमने लिया कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा लिया जी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम लिया। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहां होगा? कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है। इधर देखिए, जैसे हम कहें विनोद, विनोद बातें कर रहा है, विनोद बातें कर रहा है। अब दोस्तों यहां विनोद जी जो है वो क्या है? करता है। विनोद जी क्या है? करता है। लेकिन ये संज्ञा है, ये क्या है? संज्ञा है। कर्ता तो है लेकिन कर्ता के साथ में क्या है? संज्ञा है। अपन तो बात करेंगे सर्वनाम की। अब विनोद जी खुद अपने लिए कोई शब्द लाए, विनोद जी अपने लिए खुद सार्वनामिक शब्द लाए, क्योंकि हम कह रहे कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा, तो विनोद जी अपने लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं बातें कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं। विनोद जी खुद कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं बातें कर रहा हूं। जब विनोद जी ने अपने लिए जो सर्वनाम लाए, तो कौन सा सर्वनाम लाए जी? मैं सर्वनाम लाए। तो कहने की बात यह है, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष। तो बताइए, विनोद बातें कर रहा है, यहां तो विनोद संज्ञा है, यहां तो विनोद क्या है? संज्ञा है। अब विनोद जी अपने लिए कोई सर्वनाम लाएंगे, विनोद जी अपने लिए कोई सर्वनाम लाएंगे तो क्या लाएंगे? मैं बातें कर रहा हूं। तो ये जो मैं जो सर्वनाम है, ये दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है जी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मान लो अपन ये कहें कि विनोद गोपाल, विनोद गोपाल व राम बातें कर रहे हैं, विनोद गोपाल व राम बातें कर रहे हैं। यहां विनोद, गोपाल और राम, विनोद गोपाल व राम, यहां विनोद गोपाल व राम है क्या? यहां विनोद गोपाल और राम क्या है? संज्ञा है। विनोद गोपाल व राम क्या है? संज्ञा है। अब अपन कह रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। और फिर हमने कहा कि कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा,
कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा सर्वनाम कहलाएगा जी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब इधर देखो दोस्तों, विनोद, गोपाल व राम यदि खुद अपने लिए कोई सर्वनाम लाएंगे तो क्या कहेंगे? हम बातें कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं, तो यहां हम जो सार्वनामिक शब्द है, यहां हम, ये जो हम जो सार्वनामिक शब्द है, बताओ विनोद, गोपाल व राम अपने लिए लेकर आए हैं। जब अपने लिए लेकर आए हैं तो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है जी? उत्तम पुरुष है। तो पहला सर्वनाम समझ में आया, कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा वो कौन सा सर्वनाम होगा जी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बताओ दोस्तों, बात समझ में आई? अब इसके सार्वनामिक शब्द देख लेते हैं अपन कि उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसमें कौन कौन से सार्वनामिक शब्द आते हैं। इधर देखिए, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कौन कौन से सार्वनामिक शब्दों को लेकर आते हैं। एक बात तो हमने कर ली कि कहने वाला, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करेगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक। लेकिन कौन कौन से सार्वनामिक शब्द आएंगे? तो यहां मैं और हम के विकृत रूप, मैं व हम के जितने भी विकृत रूप बनते हैं वो इसमें आएंगे। अंग्रेजी से भी समझ सकते हैं, आई, माई, मी, आई, माई, मी। आई, माई, मी या मैं और हम के विकृत रूप जितने भी आएंगे वो कौन से सर्वनाम में होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। अब इनके विकृत रूप भी हम देख सकते हैं। जैसे मैं का विकृत रूप बनता है मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, मुझको, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमसे, हमको। ये जितने भी विकृत रूप बनेंगे दोस्तों, जितने भी विकृत रूप बनेंगे ये कौन से सर्वनाम के होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। तो सीधी सी बात याद रखो, पहली बात तो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कहां? कहने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यहां हमने उदाहरणों के द्वारा इस बात को स्पष्ट भी किया। फिर हमने कहा मैं और हम के जितने भी विकृत रूप बने, मैं और हम के जितने भी विकृत रूप बने वो कौन से सर्वनाम में होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। फिर हमने ये भी देख लिया कि विकृत रूप बनेंगे कैसे। ये थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि सार्वनामिक शब्दों में विकार के जो कारण हैं वो दो हैं, विभक्ति और वचन। लिंग के कारण सार्वनामिक शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। फिर हमने कहा अंग्रेजी से भी समझ सकते हैं कि आई, माई, मी के जितने भी विकृत रूप बनते हैं वो कौन से सर्वनाम में होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। विकृत रूप भी हमने बना दिए, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझसे, मुझको, हम, हमारा, हमारी, हमें, हमसे, हमको। ये जितने भी विकृत रूप बनते हैं, ये जितने भी विकृत रूप बनते हैं, जितने भी क्या बनते हैं भाई? विकृत रूप बनते हैं, ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होंगे। कौन से सर्वनाम के अंतर्गत होंगे भाई? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होंगे। अब हम आगे चलते हैं और आगे चले तो दूसरा, ये तो बात नंबर 1 थी,
ये तो बात नंबर 1 थी, क्योंकि अभी अपन ने बात की कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, इस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे चलते हैं, बात नंबर 2। बात नंबर 2 और बात नंबर 2 पर चले तो दूसरा जो सर्वनाम है, दूसरा जो सर्वनाम है किसका उपभेद? पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा उपभेद, वो है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहां होगा दोस्तों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहां होगा? सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाले, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द। सुनने वाले के लिए जो सार्वनामिक शब्द आएंगे वो कौन से सर्वनाम में आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। किस में आएंगे जी? कहने वाले के लिए उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसके लिए अन्य पुरुष। देखो, जैसे एक वाक्य है कि मनोज पढ़ रहा है, मनोज पढ़ रहा है, मनोज पढ़ रहा है। अब मनोज जी यहां कर्ता तो है, लेकिन कर्ता के साथ मनोज जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है जी? संज्ञा है। और अपन कह रहे हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। अब हमें ऐसा सार्वनामिक शब्द लाना है जो सुनने वाले के लिए, मतलब मनोज जी सुनने और कोई दूसरा कहे, जैसे मैं कह रहा हूं कि मनोज पढ़ रहा है, अब मनोज की जगह हमें सर्वनाम लाना है, तो अपन कहेंगे तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। पहला वाक्य। अब मान लो तू और तुम जो है वो थोड़ा अशिष्टता का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? अशिष्टता का बोध करवाता है, और कई बार सुनने वाले को अच्छा भी नहीं लगता। कई बार सुनने वाले को ये जो तू और तुम जो सर्वनाम है, इसमें मूलतः है तू, मूलतः है कौन सा? इस तू तुम की जगह हम कई बार तू का भी प्रयोग करते हैं, हालांकि ये शुद्ध है, लेकिन ये बोध किसका करवाता है? अशिष्टता का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है जी? अशिष्टता का ये बोध करवाता है। जब अशिष्टता का बोध करवाता है तो तू और तुम के लिए हम एक शब्द और ला सकते हैं। कौन सा? आप। कौन सा शब्द ला सकते हैं? आप। क्योंकि एक कहावत है हिंदी में कि बोली एक अनमोल है जो कोई जाने बोल। बोली एक अनमोल है जो कोई जाने बोल। तो तुम के लिए अपन एक सार्वनामिक शब्द और ला सकते हैं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो बताओ दोस्तों, ये जो आप और ये जो तुम सार्वनामिक शब्द है, क्या मनोज जी के लिए आए हैं? और मनोज जी यहां क्या है? सुनने वाले। तो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द जो होंगे वो कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे भाई? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होंगे। कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग कर रहा था वो उत्तम पुरुष में था। अब सुनने वाले के लिए जो सार्वनामिक शब्द है उनको भी अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से सार्वनामिक शब्द है मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जो सार्वनामिक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? और मध्यम पुरुष में जो दोस्तों सार्वनामिक शब्द हैं वो तू और तुम के विकृत रूप। तू और तुम के क्या? विकृत रूप। या आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण यू, वह यू के आदर के लिए, वह यू के आदर के लिए।
यू व यू के आदर के लिए जितने भी सार्वनामिक शब्द आएंगे दोस्तों, वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक। जैसे देखो, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, तुझसे, तुझको। ये तो तू और तुम के विकृत रूप हो गए। एक थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि तू और जो तुम जो है वो अशिष्टता का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं जी? अशिष्टता का बोध करवाते हैं। जब तू और तुम अशिष्टता का बोध करवाते हैं तो इनके लिए एक आदर्श सूचक शब्द कौन सा आता है? आप। आदर्श सूचक जो शब्द आता है वो कौन सा आता है? आप आता है। तो आपके विकृत रूप भी आप, आपको, आपके, आपसे, आपने। ये जितने भी विकृत रूप बनेंगे, ये जितने भी विकृत रूप बनेंगे, ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होंगे। पुनः सुनिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा रूप हम पढ़ रहे थे। कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ रहे थे जी? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ रहे थे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सार्वनामिक शब्द आएंगे? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने बात की कि सुनने वाले के लिए, किसके लिए जी? सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक जो शब्द होंगे, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त जो सार्वनामिक शब्द होंगे वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होंगे। हमने उदाहरणों के द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट भी किया। फिर जो सार्वनामिक शब्द हमने समझे तो हमने कहा कि अंग्रेजी रूपांतरण यू व यू के आदर के लिए, अंग्रेजी रूपांतरण यू व यू के आदर के लिए, या तू व तुम के विकृत रूप या इनके आदर के लिए जितने भी सार्वनामिक शब्द होंगे वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत होंगे भाई? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होंगे, जिसमें तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, तुझसे, तुझको, आप, आपका, आपकी, आपसे, आपने, आपको, ये जितने भी विकृत रूप बन रही है कौन से सर्वनाम के अंतर्गत होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होंगे। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा और अंतिम भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद क्या है जी? अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहां होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो। मतलब ना तो वो कहने वाला हो ना वो सुनने वाला हो, वो हो तीसरा, थर्ड पार्टी। इसीलिए अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं जी? थर्ड पर्सन कहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो उसके लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द, उसके लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द, उसके लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द, जिसके बारे में चर्चा हो उसके लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द जो होंगे वो कौन से पुरुष में होंगे जी? अन्य पुरुष में होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे विनोद को जुकाम हो गया। विनोद को जुकाम हो गया। एक वाक्य है विनोद को जुकाम हो गया। अब विनोद जी कर्ता तो हैं लेकिन साथ में क्या है जी? संज्ञा है। कर्ता तो है लेकिन क्या है? संज्ञा है।
अब अपन तो समझ रहे हैं क्या है, सर्वनाम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं भाई? सर्वनाम समझ रहे हैं। तो विनोद जी के लिए ऐसा सार्वनामिक शब्द लाएं जिसमें ना तो विनोद जी खुद कहने वाले हो ना सुनने वाले हो। तो अपन ये कहें उसे या उनको। उसे कहेंगे तो अशिष्टता का बोध होता है। उनको जुकाम हो गया। उनको जुकाम हो गया। अब ये जो उनको जुकाम हो गया, इसमें ये जो करता है वे क्या है? उन को तो क्या है? कारक चिह्न है। को तो क्या है? कारक चिह्न है। को क्या है? कारक चिह्न है। तो ये उन जो सर्वनाम आया, ये किसके लिए आया? विनोद जी के लिए आया। विनोद जी ना तो कहने वाले हैं ना सुनने वाले हैं। तो ऐसे सार्वनामिक शब्द जो ना तो कहने वाले ना सुनने वाले, बल्कि किसके लिए आए? जिसके बारे में चर्चा हो, उनके लिए आएंगे। तो कौन सा सर्वनाम होगा जी? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब अपन ये देख लेते हैं दोस्तों कि अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसमें कौन कौन से सार्वनामिक शब्द आते हैं? अन्य पुरुष नंबर 3, अन्य पुरुष में कौन कौन से सार्वनामिक शब्द आएंगे? तो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसमें यह, वह, ये, वे, इसे, उसे, इसको, उसको, इनको, उनको, इन्होंने, उन्होंने, ये आप, आपका, आपने, ये जितने भी सार्वनामिक शब्द होंगे, ये जितने भी क्या होंगे? सार्वनामिक शब्द होंगे। ये किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। अब हम इन्हें, जैसे पहले हमने कुछ उदाहरण अंग्रेजी से समझे थे, तो यहां भी हम अंग्रेजी से कुछ स्थितियों को स्पष्ट कर सकते हैं कि अंग्रेजी रूपांतरण ही, सी, इट, दे एंड नेम। अंग्रेजी रूपांतरण ही, सी, इट, दे एंड नेम, इनके लिए प्रयुक्त सार्वनामिक जो शब्द होंगे वो कौन से पुरुष में होंगे? अन्य पुरुष में होंगे। अंग्रेजी रूपांतरण ही, सी, इट, दे एंड नेम, इनके लिए जितने भी सार्वनामिक जो शब्द होंगे वो कौन से पुरुष में होंगे? अन्य पुरुष में होंगे। एक बात और याद रखो, हमने यहां नेम लिखा है। हमने क्या लिखा है? नेम। तो एक विशेष बात हमेशा दोस्तों याद रखना, एक विशेष बात हमेशा याद रखना, किसी भी नाम के लिए, किसी भी नाम के लिए, किसी भी नाम के लिए कोई सार्वनामिक शब्द आए, किसी भी नाम के लिए कोई सार्वनामिक, किसी भी नाम के लिए कोई सार्वनामिक शब्द आए, किसी भी नाम के लिए यदि कोई सार्वनामिक शब्द आएगा तो वो हमेशा कौन सा पुरुष होगा जी? अन्य पुरुष होगा। किसी भी नाम के लिए यदि कोई सार्वनामिक शब्द आता है दोस्तों, तो वो कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद? 3 उपभेद। दोबारा सुनो, प्रारंभ से हम कक्षा को दोहरा देते हैं तो अनुकरण का सिद्धांत लागू हो जाएगा, अभ्यास की प्रवृत्ति बन जाएगी कि सब। आज की कक्षा में हमने पढ़ा सर्वनाम। क्या पढ़ा? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के योग से बना, सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी का नाम, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आएंगे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। हमने उदाहरण देखे। उसके बाद में हमने बात की सर्वनाम के प्रकार। और सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। लेकिन हमसे प्रश्न किया जाए कुल सर्वनाम, तो जो कुल सर्वनाम है वो कितने हैं? 7। कुल सर्वनाम कितने होंगे? 7 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि संबंधवाचक का एक उपभेद बनता है, कौन सा? सह संबंध वाचक। उसके बाद में हमने बात की सार्वनामिक शब्दों की, और सार्वनामिक शब्द जो होते हैं वो मुख्यतः कितने होते हैं? 11 होते हैं। सार्वनामिक शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, क्या, कुछ, कौन। ये मुख्यतः जो सार्वनामिक शब्द जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। आगे की कक्षा में हमने देखा कि ये जो सार्वनामिक शब्द हैं इनमें विकृति के कारण कितने हैं। तो विकारी शब्द में तो विकृति के 3 कारण हैं। विकारी शब्द में तो विकृति के कितने कारण हैं? 3 कारण हैं, लिंग, वचन और विभक्ति। लेकिन सार्वनामिक शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वो विभक्ति और वचन के कारण विकार उत्पन्न होता है। लिंग के कारण सार्वनामिक शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। फिर आगे हम चले, और आगे जब हम चले तो हमने देखा कि सार्वनामिक शब्दों में विभक्ति और वचन अर्थात कारक और वचन के आधार पर विकार उत्पन्न किस प्रकार से होते हैं, ये हमने समझा। फिर आगे हम चले तो हमने सर्वनाम के प्रकार में सबसे पहला सर्वनाम लिया, कौन सा? पुरुषवाचक। पहला सर्वनाम कौन सा लिया? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम की जब हमने बात की तो हमने कहा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, इस आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, इस आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। फिर सबसे पहले हमने लिया उत्तम पुरुष कि भाई उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो कहने वाला। कौन? कहने वाला। कहने वाला अपने लिए, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है, कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है उसे कौन सा पुरुष कहते हैं जी? उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने वाला अपने लिए जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करता है उसे कौन सा पुरुष कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है। और फिर आगे की कक्षा में हमने ये देखा कि अंग्रेजी रूपांतरण आई, माई, मी और मैं और हम के जितने भी विकृत रूप बनते हैं, मैं और हम के जितने भी विकृत रूप बनते हैं वो कौन से पुरुष में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। फिर दूसरा जो सर्वनाम लिया हमने वो कौन सा लिया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिया। सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक शब्द, सुनने वाले के लिए जो सार्वनामिक शब्द आएंगे दोस्तों वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे? सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सार्वनामिक जो शब्द होंगे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और हमने कहा कि तू और तुम के जितने विकृत रूप बनते हैं, जिसमें तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, तुझसे, तुझको, आप, आपका, आपके, आपसे, आपने, ये जितने भी विकृत रूप बनते हैं ये कौन से पुरुष में? अन्य पुरुष में। अंग्रेजी से हमने एक बात जोड़ी कि यू व यू के आदर के लिए, यू व यू के आदर के लिए जितने भी सार्वनामिक शब्द बनेंगे, यू व यू के आदर के लिए जितने भी सार्वनामिक शब्द बनेंगे वो कौन से पुरुष में बनेंगे जी? मध्यम पुरुष में बनेंगे। और तीसरी और अंतिम बात की हमने कौन से पुरुष की? अन्य पुरुष की। तीसरी और अंतिम बात हमने कौन से पुरुष की? अन्य पुरुष की। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में चर्चा हो उसके लिए प्रयुक्त जो सार्वनामिक शब्द होंगे वो कौन सा पुरुष होगा जी? वो होगा अन्य पुरुष। उदाहरण समझा हमने। फिर हमने सार्वनामिक शब्द देखे कि यह, वह, ये, वे, इसे, उसे, इसको, उसको, इनको, उनको, इन्होंने, उन्होंने, आप, आपका, आपने। या फिर हमने अंग्रेजी से एक बात जोड़ी कि ही, सी, इट, दे एंड नेम, इनके लिए जितने भी सार्वनामिक शब्द जो होंगे वो कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहां एक बात विशेष भी हमने समझी कि किसी भी नाम के लिए, किसी भी नाम के लिए यदि कोई सार्वनामिक शब्द आए तो वो हमेशा मित्रों कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष होता है। किसी भी नाम के लिए यदि कोई सर्वनाम आएगा तो वो कौन सा पुरुष होगा जी?
अन्य पुरुष होगा। अब यहां जितने भी उदाहरण आए उनमें एक बात यदि आपने देखी हो, देखो हमेशा एक बात याद रखना, एक विशेष बात और निकलती है यहां से। विनोद जी यहां संज्ञा थे, तो जो को कारक चिन्ह आया वो अलग लिखा गया, और उन सर्वनाम था तो जो को कारक चिन्ह आया वो साथ लिखा गया। इसलिए एक बात जीवन में हमेशा याद रखना। एक विशेष बात और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विशेष ये शुद्ध अशुद्ध में पूछी जाती है बातें। संज्ञा शब्दों के प्रतिपादकों के साथ, संज्ञा शब्दों के प्रतिपादकों के साथ संज्ञा शब्दों के प्रतिपादकों के साथ आने वाला कारक चिन्ह, आने वाला कारक चिन्ह, संज्ञा शब्दों के प्रतिपादकों के साथ आने वाला कारक चिन्ह, कारक चिन्ह अलग, संज्ञा शब्दों के प्रतिपादकों के साथ आने वाला कारक चिन्ह क्या लिखा जाएगा? अलग लिखा जाएगा। तथा सर्वनाम शब्दों, तथा सर्वनाम शब्दों, तथा सर्वनाम शब्दों के प्रतिपादकों के साथ, प्रतिपादकों के साथ आने वाला, के साथ आने वाला कारक चिन्ह, आने वाला कारक चिन्ह मिलाकर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा जी? मिलाकर लिखा जाएगा। ये दो बातें हमेशा जीवन में याद रखना दोस्तों। पुनः सुनिए कि ऐसा कोई शब्द हो जो संज्ञा शब्द हो। पहली बात हमने लिखी संज्ञा शब्द हो, इनके साथ आने वाला जो कारक चिन्ह है, इनके साथ यदि कोई कारक चिन्ह आएगा तो वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? अलग लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? अलग लिखा जाएगा। दूसरी बात हमने की कि सर्वनाम शब्दों के प्रतिपादकों के साथ, सर्वनाम शब्दों के प्रतिपादकों के साथ यदि कोई कारक चिन्ह आता है तो वो कैसे लिखा जाएगा? मिलाकर लिखा जाएगा। देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपन इस चीज को। जैसे उदाहरण लेते हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। जो सेंटेंस है वो है राम ने रावण को मारा। दूसरा वाक्य, अब यहां तो ये संज्ञा शब्द है, राम जी जो है वो क्या है? संज्ञा है। अब अपन एक सर्वनाम का उदाहरण भी ले लेते हैं। उन्होंने रावण को मारा। उन्होंने रावण को मारा। उन्होंने रावण को मारा। दोनों वाक्य ले लिए हमने लिखा क्या है उसको दोबारा देखो कि ऐसा शब्द हो जो संज्ञा शब्द हो, इनके साथ यदि कोई कारक चिन्ह आएगा तो वो क्या लिखा जाएगा? अलग लिखा जाएगा। और सर्वनाम शब्द के साथ आने वाला कारक चिन्ह क्या लिखा जाएगा? मिलाकर। अब वाक्य था राम ने रावण को मारा। राम जी संज्ञा है तो कारक चिन्ह क्या लिखा गया है? अलग लिखा गया है। यदि हम ऐसे लिख देंगे राम ने, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य की एरर का क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। उन्होंने ये सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्दों के साथ प्रतिपादकों के साथ आने वाले कारक चिन्ह क्या लिखे जाएंगे? मिलाकर लिखे जाएंगे। यदि इसको हमने ऐसे लिख दिया उन्होंने, तो ऐसे लिखना ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कारक चिन्ह और सर्वनाम के बारे में। एक बात और, यदि एक से अधिक कारक चिन्ह मिलते हैं,
एक से अधिक कारक चिन्ह मिलते हैं सर्वनाम शब्द के साथ, तो पहला मिलाकर और दूसरा अलग। यदि सर्वनाम शब्द के साथ एक से अधिक कारक चिन्ह मिलते हैं तो पहला मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा क्या लिखा जाएगा, अलग। जैसे मेरे लिए, मेरे लिए चॉकलेट लाओ, मेरे लिए चॉकलेट लाओ, मेरे लिए चॉकलेट लाओ। अब देखो मूल जो सर्वनाम है वो मैं है, रे जो है वो संबंध कारक का कारक चिन्ह है और लिए भी क्या है, कारक चिन्ह है। हम ये कह रहे हैं सर्वनाम शब्दों के साथ यदि एक से अधिक कारक चिन्ह आएंगे तो पहला मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाएगा। यह विशेष बात यही क्या हुई, समाप्त। और बाकी की बात करेंगे हम अगली कक्षाओं में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।